मूवी की शुरुआत होती है और हमें काफी आगे का समय दिखाया जाता है, यानी फ्यूचर में दिखाया जाता है, जहां हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसने इंसान जैसे दिखने वाले रोबोट बनाए हैं जो इंसानों का हर काम कर सके, जिन्हें सिमुलेंट्स कहा जाता है, जो कि इस फिल्म का नाम भी है। और इन रोबोट्स को 4 असूल दिए जाते हैं जो इन्हें हर हाल में मानने पड़ते हैं, जिसमें से पहला असूल ये था कि ये किसी इंसान को मार नहीं सकते, दूसरा कि ये खुद को अपग्रेड नहीं कर सकते, यानी कि खुद में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, और तीसरा कि ये गवर्नमेंट का कोई भी असूल नहीं तोड़ सकते और इन्हें हर हाल में वो असूल मानना है, और चौथा और सबसे अहम असूल कि इन्हें हर हाल में इंसान की बात माननी है, क्योंकि दरअसल इनको इंसानों की मदद के लिए बनाया गया है और इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो इंसान की हर बात माने और हर काम को करे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कपल को दिखाया जाता है जहां हस्बैंड का नाम इवान होता है और उन्होंने भी अपने घर में एक बूढ़ी सिमुलेंट रखी हुई थी जो इनके सारे काम किया करती थी। इवान को पियानो बजाने का काफी शौक था, जबकि उसकी वाइफ हमेशा पेंटिंग बनाने में बिजी रहा करती थी। अब इवान को हर रोज एक सपना आया करता था जिसमें ये तीनों लोग कहीं जा रहे होते हैं और तभी इनकी गाड़ी को कोई टक्कर मार देता है, जिससे इनका काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में इनकी कार खाई से गिरते गिरते बच गई, जिसमें इनकी जान तो बच गई लेकिन इवान काफी जख्मी हो गया था। अब रोज इस सपने की वजह से इवान घबरा के उठ जाया करता था। वो सोचता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो फिर क्यों ये सपना मेरे को बार बार परेशान कर रहा है। इस बारे में वो अपनी वाइफ को बताता है, लेकिन उसकी वाइफ बोलती है कि ये तुम्हारा बस सपना है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो उसे इग्नोर कर देती है। और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो इवान से कुछ छुपा रही है, क्योंकि ज्यादातर वो इस बात को नजरअंदाज करती थी। वो हमेशा इवान से अलग कमरे में रहती थी जहाँ इवान को जाना मना था। अब हम रोबोट कंपनी की पुलिस को देखते हैं जो कि इन रोबोट्स पे ध्यान रख रही होती है कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर कोई भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा होता है तो वो पुलिस उसे वापस कंपनी में ले जाती है और उन्हें बंद कर दिया जाता है। फिर हमें एक डिटेक्टिव दिखाया जाता है जो एक रोबोट को फाइंड कर रहा होता है। उसका नाम एस्मी होता है। वो दरअसल वहां से भाग गई थी और उस डिटेक्टिव को उसे ढूंढने का काम मिला था। फिर उसे एस्मी की लोकेशन मिल जाती है और डिटेक्टिव उसके घर के बाहर जाके खड़ा हो गया, और जैसे एस्मी बाहर आती है डिटेक्टिव उस पर गन तान देता है, लेकिन एस्मी में काफी ज्यादा पावर होती है, इसलिए वो डिटेक्टिव की गन को गिरा देती है और डिटेक्टिव को मारने लगती है। फिर वो डिटेक्टिव को घसीटते हुए सीढ़ियों पे लाती है और वहां से नीचे फेंक देती है। फिर ये करने के बाद वो वहां से भागने लगी, और ये चीज काफी अजीब थी क्योंकि किसी भी रोबोट में ऐसे फीचर्स नहीं डाले थे कि वो किसी इंसान को हर्ट करे। तभी वो डिटेक्टिव उठता है और अपनी गाड़ी में से एक मैग्नेटिक गन निकालता है और एस्मी को ढूंढने चला जाता है, और वो एक जगह पे चढ़ के उस गन से फायर करता है। तभी जितने भी सिमुलेंट्स होते हैं वो अपनी जगह पे रुक जाते हैं। अब डिटेक्टिव आगे जाता है जहाँ उसे एस्मी स्टैचू की हालत में मिलती है, यानी कि वो गाड़ी लेके भागने वाली होती है, लेकिन डिटेक्टिव ने उसे फ्रीज कर दिया था। डिटेक्टिव उसे कंपनी में लेके आता है। फिर डिटेक्टिव एस्मी के घर पे वापस आता है और वहाँ पे छानबीन करने लगता है, और वो छानबीन कर ही रहा था तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जो कि एक हैकर होता है, और वो अपना नाम केसी बताता है, और वो डिटेक्टिव को बताता है कि वो एस्मी का पड़ोसी है। तभी केसी डिटेक्टिव से पूछता है कि आप कौन है, और वो पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और एस्मी कहाँ पे है। इस पर डिटेक्टिव से बताता है, क्या तुम जानते हो कि तुम इतने दिनों से जिसके साथ रह रहे हो वो एक रोबोट है, वो कोई आम लड़की नहीं है, वो एक सिमुलेंट है। और ये सुन के कैसी को काफी हैरानी होती है। फिर कैसी वहां से चला जाता है। तभी डिटेक्टिव को एक डायरी, एक मछलियों का टैंक और एक किताब मिलती है, जो देख के डिटेक्टिव काफी शॉक होता है, क्योंकि किसी भी सिमुलेंट में इंसानों जैसी फीलिंग थी ही नहीं, तो फिर एस्मी इंसानों जैसे सामान क्यों रख रही होती है। फिर वो वापस अपने ऑफिस आ जाता है जहाँ एस्मी को लेटाया हुआ था और उसके अंदर से रोबोट वाली चिप निकाल दी गई। तभी उसे वहाँ पे पता चलता है कि जब एस्मी को बनाया गया था और जब उसके अंदर रोबोट वाला चिप डाला गया था वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है, और जो कोड इसके अंदर है जिसकी वजह से वो अब रोबोट नहीं रही, यानी उसके अंदर इंसानों वाली फीलिंग आ गई है। और फिर ये एस्मी के दिमाग को चेक करते हैं जिसमें इन्हें कैसी की यादें मिलती हैं, जो देख के ये समझ जाते हैं कि एस्मी और कैसी एक दूसरे को पसंद करते हैं। और ये चीज इन्हें काफी हैरान करती है क्योंकि अभी तक किसी भी रोबोट में ऐसी फीलिंग्स नहीं थी जिसमें कोई रोबोट किसी को पसंद करे। अब इन्हें ऐसे इंसान की तलाश थी जिसने एस्मी के साथ ऐसा किया और उसको अंदर से चेंज कर दिया। फिर डिटेक्टिव केसी को पकड़ने के लिए वापस आता है, लेकिन केसी पहले ही घर छोड़ के वहां से चला गया था। फिर डिटेक्टिव वापस से एस्मी के घर आता है और वहां पे वापस छानबीन करने लगता है। तभी उसे एक और किताब मिलती है जो काफी पुरानी होती है, जो कि एस्मी ने खरीदी थी। और फिर डिटेक्टिव वहां पे जाता है जहाँ से ये किताब ली गई थी, और वो दुकानदार से पूछताछ कर ही रहा था। तभी वहां पे केसी भी आ जाता है। डिटेक्टिव केसी को पकड़ने भागता है, लेकिन केसी पहले ही भाग जाता है। फिर हमें इवान की वाइफ दिखाई जाती है जो कि पुल में नहा रही होती है, लेकिन वो थोड़ी घबराई हुई होती है। तभी इवान उसके पास आता है और वो थोड़ी ज्यादा क्लोज आते हैं, उसकी वाइफ उसे दूर कर देती है। तभी वो इवान को बोलती है बहुत हुआ, अब टाइम आ गया सच बताने का। उसके बाद इवान की वाइफ इवान को उसी रूम में लेकर आती है जिस रूम में इवान का आना मना था। तभी इवान
देखता है कि वहाँ पे एक सिमुलेंट है जो कि उसकी वाइफ की जैसा है। अब सच्चाई सामने आती है कि इवान खुद भी एक इंसान नहीं है, वो भी एक सिमुलेंट है और उसकी वाइफ उसे ये सच्चाई दिखाती है। तभी वो उसकी चिप को दिखाती है जो उसके सीने में लगी होती है, जो देख के इवान काफी परेशान हो गया और वो डरते हुए बोलता है कि ये सब झूठ है, ये सच नहीं हो सकता है। वो बोलता है कि मैं कोई रोबोट नहीं बल्कि इंसान हूँ, जिसमें उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, तुम एक रोबोट हो। और वो उसे बताती है कि जो सपना तुम्हें आता था वो सच है। वो बताती है कि मेरा और मेरा हस्बैंड का एक बार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो मारे गए, जिसके बाद मैंने कंपनी में जाके मेरे हस्बैंड का डुप्लीकेट क्लोन बनाया। फिर इवान की वाइफ एक और बात बताती है। वो बताती है कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब उन दोनों ने डिसाइड किया था कि अगर उन दोनों में से कोई भी एक जना मर गया तो वो शादी नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे क्लोन बना लेंगे और उसके बाद ये उसके साथ रहेंगे। इसलिए यहाँ पे मेरा भी क्लोन बना लिया गया था। और एक्सीडेंट वाली बातें मैं इसलिए छुपाती थी कि तुम इन चीजों से दूर रहो, लेकिन ये बात दिल में रख के मैं जी नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें ये बात बतानी पड़ी। जिस पर इवान उसे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे किसी क्लोन के साथ नहीं रहना है, मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। और ये सुन के उसकी वाइफ को अजीब लगा, इसलिए वो इवान को सुला देती है और इवान के सोने के बाद उसकी वाइफ उसका सिस्टम बंद कर देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे केसी आता है जो खुद को उस कंपनी का वर्कर बताता है, जो कि रोबोट को चेक करके इनमें होने वाली खराबियों को चेक करना होता है। जहाँ इवान की वाइफ बताती है कि इवान में इंसानों जैसी फीलिंग आ रही है, बार बार इसे एक्सीडेंट वाले सपने आते हैं। जहाँ कैसे इवान के क्लोन को चेक करता है और वो बताता है आपके हस्बैंड की यादें इसके दिमाग में डाल दी गई थी, इसलिए इसे आपके हस्बैंड के सपने आते हैं। और कैसी बताता है ये इसीलिए आपके साथ रहने की जिद कर रहा है, इसमें आपके हस्बैंड की फीलिंग्स है। लेकिन इवान की वाइफ बोलती है कि अब मुझे किसी सिमुलेंट के साथ नहीं रहना है, इसलिए तुम इसे पूरी तरह बंद करके खत्म कर दो। जिस पर कैसी बोलता है कि इसे बंद करने की बजाय तुम इसे एक खास तरह की जगह पे भेज दो और उस जगह को मैं जानता हूँ। और ये कह के वो इवान की वाइफ को एक कार्ड देता है और वो कहता है वहाँ पे काफी सारे सिमुलेंट्स भी है, वहाँ जाके ये आराम से अपनी जिंदगी बिता लेगा और खत्म होने से भी बच जाएगा। तो ये सुन के इवान की वाइफ जज्बाती हो जाती है और वो केसी की बात मान लेती है और वो इवान को उस एरिया में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। फिर डिटेक्टिव सिमुलेंट बनाने वाली कंपनी के मैनेजर से आकर मिलता है और वो केसी के बारे में बताता है, जो कि उन्हीं की कंपनी में वर्कर होता है। लेकिन उनकी कंपनी में केसी नाम का कोई भी वर्कर नहीं था, इसलिए मैनेजर को कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन जब डिटेक्टिव अपना बनाया हुआ स्केच दिखाता है और मैनेजर बताती है कि ये केसी नहीं है बल्कि हमारी कंपनी का बहुत माहिर साइंटिस्ट है और इसी ने सबसे पहले एंड्रॉइड रोबोट बनाना शुरू किए थे, लेकिन बहुत जल्द उसने ये काम और ये नौकरी दोनों ही छोड़ दी। दूसरी तरफ हम इवान की वाइफ को देखते हैं जो इवान को उस जगह पे लेके आती है जहाँ बाकी सिमुलेंट्स भी होते हैं और वो इवान को एक कमरे में छोड़ के अलविदा कह के वहाँ से चली जाती है। फिर हम कैसी को देखते हैं जो कि कुछ देर बाद इवान के पास आता है और वो बताता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी वाइफ तुम्हें पूरी तरह बंद करना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे मशवरा दिया कि वो तुम्हें यहाँ पे छोड़ दे। और कैसी बोलता है अगर तुम अपनी वाइफ से दोबारा मिलना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा और मेरे साथ चलना होगा। फिर डिटेक्टिव कैसी को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन हैक करता है, लेकिन कैसी का कोई पर्सनल अकाउंट नहीं था, इसलिए वो उसे हैक नहीं कर पाता है। फिर वो एस्मी को हाउस में लाता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है, लेकिन एस्मी सुन तो रही थी लेकिन वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर रही होती है। इवान को क्लोन को अभी तक भी विश्वास नहीं था कि वो एक सिमुलेंट है, इसलिए वो उस जगह पे जाता है जहाँ असली इवान का एक्सीडेंट हुआ था और वो देखता है ये तो वही जगह है जो बार बार मेरे सपने में आती है और वो समझ गया कि वो सच में एक क्लोन ही है। फिर वो केसी के पास जाता है जहाँ केसी उसे बोलता है कि वो उसे पूरी तरह इंसान की तरह बना देगा, जिस पर इवान का क्लोन मान जाता है। फिर केसी इवान के सीने में लगी चिप को निकाल देता है और अब इवान इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेगा और अब उसे कोई भी रोक टोक नहीं है। और अब उसकी नई जिंदगी की खुशी मनाने के लिए केसी उसे एक क्लब में लेके आता है और डिटेक्टिव काफी देर से केसी की लोकेशन हैक कर रहा होता है, तभी उसे उसकी लोकेशन मिल जाती है और वो केसी के साथ इवान को देखता है। इसके बाद वो इवान की वाइफ से भी बात करने की कोशिश करता है ताकि वो किसी तरह केसी तक पहुंच जाए। फिर हम क्लब में देखते हैं जहाँ पे एस्मी का क्लोन केसी के साथ डांस करने लगता है और वो कुछ बात कर रहे होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि केसी कंपनी की तरफ से बनाए गए सारे रोबोट्स को इंसानों की तरफ से बनाए गए 4 असूल से पूरी तरह आजाद करना चाहता था ताकि वो भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। और ये फिर उस कंपनी के पार्किंग में जाते हैं जहाँ ये एक साइंटिस्ट को पकड़ लेते हैं। उस साइंटिस्ट से एक कंप्यूटर के पासवर्ड और आईडी मांगते हैं और उसे खुलवा लेते हैं और वो पूरी सिस्टम को हैक कर लेते हैं और उसमें वायरस डाल देते हैं ताकि रोबोट्स के लिए बनाए गए 4 असूलों को बंद किया जा सके। लेकिन इस काम को अपडेट होने में 2 दिन का समय लगेगा। लेकिन अगले ही दिन डिटेक्टिव ने इनकी लोकेशन को डिटेक्ट कर लिया था। फिर डिटेक्टिव अपने साथियों के साथ वहाँ पे आता है जहाँ पे एस्मी की क्लोन रह रही होती है और जैसे वो इन्हें देखती है वो फौरन वहाँ से भागने लगती है। लेकिन डिटेक्टिव अपनी खास गन निकाल के उसे फ्रीज कर देता है और वो उसे पकड़ के अपने ऑफिस में लेके आते हैं। यहाँ डिटेक्टिव को पता चलता है कि ना तो वो उसे हैक कर सकते हैं और ना उनके कोड को देख सकते हैं, क्योंकि केसी ने इनके ऊपर काफी सारी सिक्योरिटी लगाई हुई है ताकि कोई इन्हें देख नहीं सके। डिटेक्टिव उससे पूछताछ करने लगता है, तभी अचानक उसके गर्दन पे एक लाइट जलने लगती है। थोड़ी ज्यादा पूछताछ करने पे तरह तबाह हो जाती है। इवान की वाइफ के पास
डिटेक्टिव का कॉल आया था, इसलिए इवान से मिलने जाती है। इवान कहीं बाहर से आ रहा होता है, तो उसे इतना बदला हुआ देख के वो काफी हैरान रह गई और वो इवान को समझाती है तुम्हें ऐसे बाहर नहीं घूमना चाहिए, तुम एक सिमुलेंट हो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जिस पर इवान उसे बताता है कि अब वो कोई सिमुलेंट नहीं है, वो भी अब इंसानों जैसा है। और वो बोलता है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ और मैंने खुद को भी तुम्हारे लिए बदला है ताकि तुम अपना असली पति मुझे मान लो और हम एक साथ हंसी खुशी रह सकें। और बातचीत करते हुए वो एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे, लेकिन इवान की वाइफ को कुछ अजीब लगता है और वो उसे रोक के वहां से चली जाती है। फिर रात में इवान उससे मिलने वापस जाता है, जहाँ उसकी वाइफ किसी आदमी के साथ होती है और किसी दूसरे के साथ देख के इवान को काफी जलन होती है और उस बारे में वो अपनी वाइफ से बात करता है, जिस बात में उन दोनों की बहस हो जाती है और अब इवान वापस आ जाता है। फिर इवान की वाइफ उस एरिया के बारे में डिटेक्टिव को बता देती है जहाँ वो रह रहे होते हैं, जिसके बाद डिटेक्टिव अपने साथियों को लेकर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे इवान और केसी रहते थे। लेकिन ऑफिस में एस्मी ये सारी बातें सुन रही होती है, इसलिए वो केसी को फोन करके ये सारी बातें बता देती है कि तुम्हें पकड़ने के लिए डिटेक्टिव तुम्हारे घर पे आ रहा है। जिसके बाद केसी इवान के पास आता है और उससे बोलता है कि हमें छुपने के लिए कोई सेफ जगह चाहिए। जिस पर इवान बोलता है कि मेरे पास एक फार्म हाउस है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पे हम दोनों सेफ रहेंगे। और डिटेक्टिव वहाँ पे पहुँचता है, उससे पहले ये फार्म हाउस की तरफ निकल जाते हैं और पकड़े जाने से बच जाते हैं। और डिटेक्टिव यहाँ पे आता है तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर डिटेक्टिव ऑफिस में आता है और वो एस्मे से पूछताछ करने लगता है। तब एस्मे से बताती है कि वो किसी से प्यार करती है और ये सुनकर डिटेक्टिव को काफी गुस्सा आता है और वो एस्मे को काफी मारता भी है और साथ ही उसे बंद करने का हुक्म भी देता है। फिर एक बार वापस इवान की वाइफ डिटेक्टिव को बता देती है कि वो दोनों फार्म हाउस गए हैं, इसलिए डिटेक्टिव भी फार्म हाउस की तरफ निकल जाता है। रात होते ही इवान और केसी फार्म हाउस पहुंच जाते हैं, लेकिन अगली सुबह जब केसी बाहर आता है तब वहाँ पे डिटेक्टिव भी आ जाता है जो उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और उसे रोकने के लिए केसी आगे बढ़ता है। तभी उनकी लड़ाई हो जाती है और यहाँ पे डिटेक्टिव को गोली लग जाती है और यहाँ पे केसी भी जख्मी हो जाता है। और जैसे केसी अपने जख्म पे हाथ लगाता है तो उसके खून की जगह एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकल रहा था, जहाँ पे हमें पता चलता है कि केसी भी एक सिमुलेंट है और उसे डिटेक्टिव पे काफी गुस्सा आता है। और डिटेक्टिव को पहले ही गोली लगी थी, इसलिए वो और ज्यादा जख्मी हो गया। और फिर डिटेक्टिव एक घर में जाता है जहाँ उसके पास इवान भी आता है और फिर वो मर जाता है। जिसके बाद हमें वो सिस्टम दिखाया जाता है जहाँ ये अपडेट हो जाता है, जिससे रोबोट्स पे लगाए गए असुल्स टूट जाते हैं और इसी तरह ये सारे रोबोट्स आजाद हो गए। इवान केसी को बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मरो, मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। लेकिन इस पे केसी बोलता है कि अब कोई बात नहीं, अब मैं अगर मर भी गया तो भी मुझे दुख नहीं होगा क्योंकि मैंने मेरा काम पूरा कर दिया। फिर हम थोड़ी देर बाद असली केसी को देखते हैं जो कि वहाँ पे आता है, जिसने ये सारे रोबोट्स बनाए थे और ये सब केसी ने एस्मे के लिए किया था क्योंकि वो एस्मे से प्यार करता था। और उसके बाद असली केसी क्लोन केसी को थैंक यू बोलता है और इसके बाद वो क्लोन केसी मारा जाता है। इवान भी अपनी वाइफ के पास आता है उसे आखिरी बार मनाने के लिए, लेकिन इस बार भी वो उसे अपनाने से मना कर देती है। लेकिन इवान को उस पर काफी गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे पानी में डुबोने लगता है और वो उसे पानी में डुबो के मार देता है। और फिर इवान उस रूम में जाता है जहाँ उसकी वाइफ का क्लोन पड़ा था। फिर वो उस क्लोन को एक्टिवेट कर देता है ताकि बाकी की जिंदगी वो उसके साथ बिता सके। और इसी के साथ ये मूवी